सीन की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम है माइलो स्टैनफील्ड। माइलो एक ऐसे इंसान है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD से सफर करता है। वो न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़ा है और एक फ्लावर शॉप के पास खड़ी एक औरत को बहुत ध्यान से देख रहा है। इसी दौरान माइलो अपने आसपास हो रही हर एक्टिविटी के टाइमिंग का कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर रहा होता है, जैसे कोई साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट पे फोकस करता हो। वो नोटिस करता है एक पैसेंजर बस आ रही है, एक पोथ होल सड़क के बीच में है, एक स्ट्रीट आर्टिस्ट अपना काम कर रहा है और एक बाइसिकल राइडर तेज स्पीड से उस तरफ आ रहा है। ये सब ऑब्जर्व करने के बाद माइलो केयरफुली रोड क्रॉस करता है और एक पेन उठाकर उस पोथ होल के पास रखे मेल बॉक्स के ऊपर रख देता है। थोड़ी देर बाद एग्जैक्टली उसके प्लान के हिसाब से एक टैक्सी उस पोर्ट होल के ऊपर से गुजरती है और पानी के छींटे पेन पर गिरते हैं। पेन मेल बॉक्स से फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर स्ट्रीट आर्टिस्ट का ध्यान पेन की तरफ जाता है और वो यूज उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त तेज चल रही साइकिल US आर्टिस्ट से टकरा जाती है और आर्टिस्ट जाके मेल बॉक्स से टकराता है, जिससे वो फ्रूट स्टैंड पर गिर जाता है। अचानक प्योर स्ट्रीट पर केओस मच जाता है। लोग चिल्लाने लगते हैं, सबका ध्यान बढ़ जाता है, यहां तक कि बस ड्राइवर का भी। ड्राइवर को यह एहसास ही नहीं होता कि ट्रैफिक लाइट रेड हो चुकी है और वो सीधा उसी औरत को टक्कर मार देता है जो रोड क्रॉस कर रही थी। वही औरत जिसे माइलो देख रहा था। एक ही पल में उसकी मौत हो जाती है और लोग कहते हैं मैथ डेंजरस नहीं होती। माइलो शांत एक्सप्रेशन के साथ सीन को ऑब्जर्व करता है और जब कंफर्म कर लेता है कि उसका प्लान बिल्कुल सही से एग्जीक्यूट हुआ, तो वो धीरे धीरे वहां से चल देता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सीन कट होती है एक नए कैरेक्टर पर, FBI स्पेशल एजेंट ओलिविया डनहैम। वो फ्रिंज डिवीजन ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी में काम करती है, जहां वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के केसेस हैंडल करती है। ओलिविया कुछ समय के बाद अपनी ड्यूटी पर वापसी कर रही होती है, क्योंकि हाल ही में उसे सिर पर इंजरी हुई थी। फ्रिंजेस हेडक्वार्टर्स पहुंचते ही उसे उसका साथी चार्ली वेलकम करता है, जो टीम का सुपरवाइजर है। तभी एजेंसी के चीफ वॉल्टर नेट बिशप एक लैब असिस्टेंट फिलिप ब्रॉयल से बात कर रहे होते हैं ओलिविया के वापस आने को लेकर। फिलिप कहता है, ये असली ओलिविया नहीं है, ये तो एक डोपलगैंगर फोलिविया है, और वो कंसर्न जताता है कि क्या हम एक इम्पोस्टर को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। यहीं पर रिवील होता है कि ऑफिस के अंदर जो ओलिविया बैठी है वो असली नहीं बल्कि एक नकली ओलिविया है, जो असली ओलिविया की जगह पर लाई गई है एक रहस्यमयी मकसद से। वॉल्टर नेट अपना असली मकसद बताता है कि उसने फोलिविया को इस यूनिवर्स में क्यों रखा है और उसमें रियल ओलिविया की यादें क्यों इम्प्लांट की गई हैं। वॉल्टर नेट कहता है कि फोलिविया ही एक ऐसी इंसान है जो यूनिवर्सेस के बीच ट्रैवल कर सकती है बिना किसी नुकसान के, और वो ये समझना चाहता है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर पा रही है। इसके लिए उसका प्लान सिंपल है, फोलिविया को यह यकीन दिलाना होगा कि वो यही की है, यही दुनिया उसकी असली जगह है। फिलिप पूछता है, अगर उसकी नई आइडेंटिटी टिक नहीं पाई तो वॉल्टर नेट शांत चेहरे से जवाब देता है, फिर उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। कुछ देर बाद चार्ली अपनी टीम को ब्रीफ करता है एक ऐसे बस एक्सीडेंट के बारे में जो पहली नजर में रैंडम लगता है, लेकिन एग्जैक्टली इसी वीक में 2 बार हो चुका है। दोनों ही केसेस में विक्टिम की मौत हो गई थी। चार्ली अपनी टीम को वार्निंग देता है कि साइट इन्वेस्टिगेशन के लिए निकालते वक्त एक्स्ट्रा केयरफुल रहें। थोड़ी देर बाद FBI टीम एक्सीडेंट साइट पर पहुंचती है और सब मेंबर्स अलग अलग डायरेक्शन में किसी भी क्लू या लीड के लिए सर्च करने लगते हैं। इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहा होता है एक और FBI एजेंट लिंकन ली, जिसका चेहरा जलने के निशानों से भरा हुआ है। वो अपनी टीम को साइलेंट सिग्नल देता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इसी बीच चार्ली विक्टिम के बॉडी को इंस्पेक्ट करता है और उसका फिंगरप्रिंट स्कैन करके उसकी आइडेंटिटी और डिटेल्स निकालने लगता है। थोड़ी देर बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान FBI टीम को फाइनली पता चलता है कि जो औरत मर चुकी थी उसका नाम था जूलियन फॉस्टर। इसी बीच ओलिविया बस ड्राइवर से क्वेश्चनिंग करती है। ड्राइवर अभी भी शॉक में होता है। वो कहता है कि उसने जिंदगी में कभी किसी जानवर या चिड़िया तक को टक्कर नहीं मारी थी और आज एक इंसान मर गया। साथ ही एजेंट लिंकन ली एनवायरनमेंट के आसपास के फैक्टर्स टेस्ट करता है, लेकिन उसे कोई अनयूजुअल साइन नहीं मिलता। हाँ, उसे एक बॉल पॉइंट पेन जरूर मिलता है, बिल्कुल वही जो पहले भी इंसिडेंट के पास मिला था। ओलिविया आई विटनेसेस से पूछताछ करती है और फिर एजेंट ली के पास जाकर बताती है कि एक लोकल आर्टिस्ट पेन उठाने के लिए झुका था और उसी वक्त एक बाइसिकल राइडर उसे टकरा गया, जिस वजह से आर्टिस्ट फ्रूट स्टैंड पर जा गिरा। ये सुनकर एजेंट ली सोच में पड़ जाता है, क्या ये पेन ही वो की एलिमेंट था जिसने एक चेन रिएक्शन क्रिएट किया और आखिरकार जूलियन फॉस्टर की मौत हो गई। अगले दिन फ्रिंज हेडक्वार्टर्स में एजेंट ली और चार्ली दोनों मिलकर इन दोनों बस एक्सीडेंट्स के बीच कोई कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ली को पहले एक्सीडेंट के फोटो में वही बॉल पॉइंट पेन नजर आता है और अब उससे और भी यकीन हो जाता है कि यह सब कुछ एक प्लान्ड चेन रिएक्शन था, किसी ने इसे जानबूझकर डिजाइन किया है। इस डिस्कवरी के बाद ली और चार्ली जाकर फ्रिंज एजेंसी की मैथमेटिशियन एस्ट्रिड से मिलते हैं और यूज पूरा इंसिडेंट डिटेल में बताते हैं ताकि वो इन इवेंट्स के पीछे छुपा पैटर्न समझ सके।
लेकिन एस्ट्रिड कहती है कि कोई भी इंसान ऐसे परफेक्ट चेन ऑफ इवेंट्स 2 बार प्लान करके अपने फेवर में नहीं चला सकता। उनके बीच डिस्कशन चल ही रहा होता है, तभी एक और बस एक्सीडेंट हो जाता है, बिल्कुल पहले जैसे, और ये देखकर एस्ट्रिड शॉक में आ जाती है। 2 + 2 = यू गेट हिट बाय अ बस, वो सार्कास्टिकली बोलती है। लेकिन इस बार सिचुएशन कुछ अलग होती है, क्योंकि इस एक्सीडेंट में विक्टिम्स अभी भी जिंदा होते हैं। FBI एजेंट्स तुरंत साइट पर पहुंच जाते हैं। वहां पूछताछ करने पर बायस्टैंडर्स बताते हैं कि एक डॉग अचानक रोड पर दौड़ गया और बस ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया। तभी ओलिविया की नजर जमीन पर घूमते हुए एक बॉल पॉइंट पेन पर पड़ती है, बिल्कुल वही जैसा पिछले एक्सीडेंट्स में था। यह देखकर उसे तुरंत समझ आ जाता है कि चेन ऑफ इवेंट्स अभी खत्म नहीं हुई है। वो आसपास देखती है और ब्रिज के ऊपर से एक सस्पिशियस इंसान माइलो को नीचे देखते हुए नोटिस करती है। तभी एक आदमी जिसके कानों में ईयरबड्स लगे होते हैं रोड क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ता है और एक एम्बुलेंस उसे सीधा टकरा जाती है। लगता है पैरामेडिक अपना कोटा पूरा कर रहा था, ओलिविया कहती है, और अब उसके डाउट कंफर्म हो जाते हैं। ये सब कुछ माइलो ही कर रहा है। वो तुरंत अपनी टीम को अलर्ट करती है और माइलो के पीछे भागती है। माइलो उसे देखते ही एक नई चेन ऑफ इवेंट्स कैलकुलेट करता है और ब्रिज से एक बाइसिकल नीचे फेंक देता है। इस प्योर केओस के बाद एक बस अपना रूट चेंज कर लेती है और सीधा ब्रिज के नीचे से गुजारने लगती है। ओलिविया तुरंत माइलो पर गन पॉइंट कर देती है और चिल्लाती है, सरेंडर कर दो। लेकिन माइलो एक सेकंड भी नहीं सोचता, वो सीधा ब्रिज से जंप मार देता है, बस के रूफ पर लैंड करता है और फुल स्पीड से वहां से निकाल जाता है। सीरियसली, माइलो इज लाइक द बस विस्परर। कुछ देर बाद माइलो घर पहुंचता है, जहां उसकी बहन मैडलिन उसका इंतजार कर रही होती है और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही होती है। वो कहती है, हॉस्पिटल से बर्बर कॉल्स आ रहे हैं, तुम वहां वापस क्यों नहीं जा रहे हो? पर माइलो उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। मैडलिन फिर उसे समझाने की कोशिश करती है, कहती है, माइलो तुम बहुत दूर चुके हो, अब रुक जाओ। लेकिन माइलो जैसे उसके दिमाग के अंदर पड़ रहा हो, वो उसकी पूरी बात प्रेडिक्ट कर देता है, उसके सेंटेंसेस पूरे कर देता है और एक ईरी साइलेंस छा जाती है। थोड़ी देर बाद मैडलिन उसे एक प्लास्टिक हॉर्स टॉय दिखाती है जो उनकी मां की याद में रखा गया था। ये देखकर माइलो कुछ सेकंड्स के लिए इमोशनल लगता है, लेकिन तुरंत कोल्ड टोन में बोलता है, अब इसका कोई मतलब नहीं रहा, और वहां से चला जाता है। उधर एजेंट ली अपने रेगुलर स्किन चेकअप के लिए हॉस्पिटल आया होता है। बर्न चेंबर में जाने से पहले वो ओलिविया से कहता है, ट्राई करो इन तीनों विक्टिम्स के बीच कोई कनेक्शन ढूंढने का। ओलिविया हेडक्वार्टर्स लॉक कर आई विटनेसेस और एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स को दोबारा चेक करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे एक शॉकिंग पैटर्न मिलता है। तीनों विक्टिम्स एक ही मेडिकल सेंटर से कनेक्टेड थे, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वो तुरंत अपनी डिस्कवरी चार्ली के साथ शेयर करती है और दोनों उस मेडिकल सेंटर पहुंच जाते हैं। वहां जाके ओलिविया नोटिस करती है कि कुछ पेशेंट्स एक जैसे बॉल पॉइंट पेन्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डिजिटल डिवाइसेस हैंडल करने में दिक्कत होती है। आईपैड्स मेक देम आई मैड, चार्ली कहता है मजाक में। थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर लेविन से मिलते हैं, जो वहां के चीफ डॉक्टर हैं। डॉक्टर लेविन तीनों बस एक्सीडेंट विक्टिम्स को पहचान जाता है और उनके केसेस के बारे में बताता है। वो समझाता है कि उनका सेंटर मेंटली चैलेंज्ड पेशेंट्स के साथ एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस चला रहा है, जिससे उनका इंटेलिजेंस लेवल बूस्ट होता है। फिर वो उन्हें कुछ वीडियो फुटेज दिखाता है और उन्हीं क्लिप्स में ओलिविया को एक चेहरा नजर आता है, माइलो। ओलिविया तुरंत पूछती है, ये कौन है? डॉक्टर लेविन जवाब देता है, ये हमारे पेशेंट्स में से एक था, इसने भी वही एक्सपेरिमेंटल ड्रग ली थी जिससे इसका IQ आसमान छू गया। फिर वो बताता है, माइलो को कुछ टाइम पहले डिस्चार्ज कर दिया गया था उसकी बहन मैडलाइन के सुपरविजन में, और यू से दोबारा वापस आना था ताकि हम उस प्रोसेस को रिवर्स कर सकें। अब माइलो हॉस्पिटल के कॉल्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था और अब वो उन सबको मार रहा था जो उससे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। जब FBI एजेंट्स को माइलो की बहन मैडलाइन के बारे में पता चलता है तो वो उससे मिलने का फैसला करते हैं। उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि माइलो उन्हें दूर से ऑब्जर्व कर रहा है। ओलिविया के हर मूव, हर पैटर्न को नोट कर रहा है और उसके अगले स्टेप का प्रेडिक्शन लगा रहा है। थोड़ी देर बाद चार्ली और ओलिविया माइलो के घर पहुंचते हैं, जहां उनका स्वागत मैडलाइन करती है। वो पूछते हैं, माइलो कहां है? लेकिन मैडलाइन कहती है कि यूज कुछ भी नहीं पता। ओलिविया के शार्प इंस्टिंक्ट्स को तुरंत फील होता है कि वो कुछ छुपा रही है। एजेंट्स यूज समझाते हैं कि माइलो ने कितने डेंजरस क्राइम्स किए हैं और अगर उसे जल्दी नहीं रोका गया तो और लोग मर सकते हैं। जब चार्ली माइलो के कमरे की तलाशी लेने चला जाता है, ओलिविया मैडलाइन से बातें करती हैं और अपनी लेट सिस्टर के बारे में बताती है, कैसे दोनों एक दूसरे का ख्याल रखती थी। ये बातें सुनकर मैडलाइन थोड़ा इमोशनल हो जाती है और ओलिविया पर ट्रस्ट करने लगती है। फिर वो अपने दिल की बात बताती है, देखो माइलो सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकता है, इवेंट्स का आउटकम तक, बिल्कुल स्मॉलेस्ट डिटेल्स में। उसका दिमाग एक मशीन की तरह चल रहा है, पर एक चीज है जो उसकी कंसंट्रेशन तोड़ सकती है। ओलिविया पूछती है, क्या? मैडलिन धीरे से एक छोटा सा प्लास्टिक हॉर्स टॉय उठाती है और कहती है, यही, सिर्फ यही चीज उसका ध्यान तोड़ सकती है। यह हमारी मां की याद है और माइलो इसे इग्नोर नहीं कर पाता। जब भी वो बुलसाई देखता है, उसके अंदर एक अजीब सी एक्साइटेड फीलिंग जग जाती है। आखिरकार ओलिविया धीरे धीरे मैडलिन को माना लेती है कि जो कुछ भी वो जानती है बता दे, और जोर देती है कि उन्हें सिर्फ सिविलियंस की सेफ्टी की परवाह नहीं बल्कि माइलो की भी फिक्र है। मैडलिन फिर उससे एक नोट देती है जिसमें लिखा होता है वो होटल का लोकेशन जहां माइलो अभी रुक रहा है। इसके बाद ओलिविया और चार्ली एस्ट्रिड के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं कि माइलो को कैसे कैप्चर करें। लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो जाता है कि कोई भी प्लान बेकार होगा, क्योंकि माइलो उनके हर एक मूव को पहले से प्रेडिक्ट कर लेता है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि सीधा उस होटल पर ही बिना किसी बैकअप के अप्रोच करेंगे।
मुझे भी समझ नहीं आता कि यह कैसे मदद करेगा, पर उन्हें ही बेहतर पता होगा। वैसे ही वक्त गुजर रहा होता है। माइलो अपने होटल रूम में खिड़की से नीचे देख रहा होता है और आने वाले कुछ मिनट्स में होने वाली सिचुएशंस को अपने दिमाग में इमेजिन कर रहा होता है। अपनी एबिलिटी के साथ वो प्रेडिक्ट करता है कि ओलिविया और चार्ली जल्द आ जाएंगे और वो उसका पीछा करेंगे। वो ये भी कैलकुलेट करता है कि वो ओलिविया को मार सकता है सिर्फ यूज एक मार्क्ड कंस्ट्रक्शन जोन की तरफ लूरे करके, जहां हवा बहुत पतली है और उस पर सीमेंट के ब्रिक्स का बोझ गिरकर यूज क्रश कर देगा। बिल्कुल जैसे माइलो ने प्रेडिक्ट किया था, दो FBI एजेंट्स ओलिविया और चार्ली होटल पहुंच जाते हैं और उन्हें माइलो स्ट्रीट के बीच खड़ा मिलता है, जैसे वो उनका इंतजार कर रहा हो। माइलो तुरंत कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ भागता है और एजेंट्स उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। ओलिविया, जो ये नहीं जानती कि आगे एक थिन एयर जोन है जहां ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, बिना रुके सीधा उस जोन के अंदर घुस जाती है इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग टू वेयर अ रेस्पिरेटर। इस एक गलती ने सब कुछ बदल दिया। माइलो की पूरी कैलकुलेशन गलत हो गई। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ओलिविया इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ओलिविया उन सीमेंट के ब्रिक्स से भी बच जाती है जो माइलो ने सोचा था उस पर गिर कर यू से क्रश कर देंगे। ये देखकर माइलो शॉक में आ जाता है। उसका दिमाग, जो एक परफेक्ट कैलकुलेटर की तरह काम करता था, अब फेल हो चुका होता है और इसी कंफ्यूजन के बीच ओलिविया यू से पकड़ लेती है। उस वक्त ओलिविया खुद भी ऑक्सीजन की कमी से ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली होती है, लेकिन चार्ली बिल्कुल टाइम पर आ जाता है और उससे ब्रीदिंग apparatus लगा देता है। सब कुछ सेटल होने के बाद चार्ली ओलिविया से पूछता है, तुमने रेस्पिरेटर पहना क्यों नहीं? वार्निंग साइंस तो क्लियरली लगे थे। ओलिविया थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर कहती है, मुझे वार्निंग साइन समझ ही नहीं आया। थोड़ी देर बाद ओलिविया मैडलाइन को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां माइलो को देखा जा सकता है एक सुपर कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करते हुए। बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखों में फिर से कैलकुलेशन चल रही होती है, जैसे उसका दिमाग अब भी नए पैटर्न्स बना रहा हो। डॉक्टर के मुताबिक माइलो के दिमाग में IQ बूस्टिंग ड्रग इतने लंबे टाइम तक रह गया है कि अब उसका रिवर्सल प्रोसेस करना मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। अब उसका दिमाग इतना एडवांस्ड हो चुका है कि उसके थॉट्स को समझने के लिए मशीन लेवल इंटेलिजेंस चाहिए। यह बात सुनकर मैडलिन का दिल टूट जाता है। वो चुपचाप रूम के अंदर जाती है और अपने भाई के सामने वो छोटा सा टॉय हॉर्स रख देती है। एक यार्ड, एक इमोशन जिसे माइलो कभी इग्नोर नहीं कर सकता था। उसी शाम ओलिविया अपने घर पर होती है जब उसे एक स्ट्रेंज विजन दिखाई देता है, पीटर का, उसका बॉयफ्रेंड दूसरे यूनिवर्स से। पीटर उसे देखता है और कहता है, ओलिविया, तुम इस यूनिवर्स की नहीं हो। वो अपनी बात साबित करने के लिए यूज याद दिलाता है कैसे उसकी इग्नोरेंस ने उसकी जान बचाई थी। अगर उसने वार्निंग साइंस पे ध्यान दिया होता तो वो वहीं मर जाती।